हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक उत्तराखंड एक परिचय हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है, एक भी टॉपिक छूटा नहीं है वहाँ पे। साथ ही फिर हम लोगों ने कुमाऊं में चंद राजवंश पूरा कंप्लीट पढ़ा है। फिर हम लोगों ने गढ़वाल में परमार वंश पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। तो ये तीनों टॉपिक हमारे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी इस वक्त हमारा चल रहा है गोरखा शासन, और गोरखा शासन के भी हम 4-5 टॉपिक इसकी कवर कर चुके हैं। तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, हिमविद्या पाठशाला में विजिट करना है। वहाँ पर को आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास करके एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 55 तक के आप लोगों को सारे पार्ट्स उसमें मिल जाएंगे, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अपने एग्जाम की पर्पज से आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है परिशिष्ट 2 में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कलिंगा के महान सैनिक। और इसकी जस्ट पहले हम लोगों ने गोरखों के विभिन्न सेना नायकों का नेतृत्व के बारे में पढ़ा, परिशिष्ट 1 पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने गोरखों के विभिन्न सेना नायकों के बारे में जाना, जिसमें अमर सिंह थापा के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना, जो अंग्रेजों के बीच में और गोरखों के बीच में जो युद्ध हुआ था, एंग्लो नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से लेकर 1816 तक वो युद्ध चला था। तो उसमें जो सेना नायक थी गोरखों की तरफ से, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जस्ट इससे पहले वाला परिशिष्ट 1 में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें हम लोगों ने अमर सिंह थापा के बेटे सरदार जोड़ सिंह के बारे में पढ़ा, हस्तीचल चौतरिया के बारे में हम लोगों ने जाना, भैरव सिंह थापा के बारे में हम लोगों ने जाना, फिर काजी बहादुर भंडारी, कुंवर वीरभद्र के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ऐसे हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट जो इस समय के सेना नायक थे उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना है, ठीक है। तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर से देखिएगा। अभी हमारा आज होने वाला है कलिंगा के महान सैनिक। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों को कॉपी पेन लेकर बैठना है, ताकि जहाँ पर भी जो भी पॉइंट आप लोगों को लगे कि ये नोट करने वाला है तो आप उसको कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा और बुक में भी उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कलिंगा के महान सैनिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कलिंगा जो युद्ध हुआ था आप लोगों का, ये देहरादून में स्थित है कलिंगा। और यहाँ पर कोई एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था, जिसे नाला पानी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। या तो कहीं पर को आपको नाला पानी का युद्ध कब हुआ था ऐसे करके भी आ सकता है एग्जाम में। तो कब हुआ था, 1814 1815, ठीक है। 1814 1815 तक चला था वो युद्ध। फिर उसके बाद इस युद्ध के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक वीडियो इसकी पहले भी, कलिंगा के युद्ध करके एक वीडियो पहले भी आ चुकी है। तो वही सारी चीज़ें इसके अंतर्गत अभी भी आज भी हम वही चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, तो हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। तो कलिंगा के महान सैनिक करके इसमें दिया गया है। संसार के गोरखा सैनिकों की क्रूरता सर्वप्रथम तब संसार ने गोरखा सैनिकों की क्रूरता सर्वप्रथम तब देखी होगी जब उन्हें अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पराजित किया गया। यानी कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं को हरा तो दिया, लेकिन उस समय जो गोरखा सैनिकों ने अपनी वीरता और बहादुरी जो दिखाई है, उसका बखान खुद अंग्रेजी शासकों ने भी किया है। इस युद्ध का अंत तब हुआ जब 1816 में सिंगोली की संधि दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो इस युद्ध 1814 में युद्ध स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, 1815-16 तक चला था, ठीक है। तो और इसका अंत कब बताया जा रहा है, सिंगोली की संधि के दौरान इसका अंत बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर को जिसके बाद अंग्रेजों ने गोरखों की भर्ती प्रारंभ की, ठीक है। तो ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि गोरखों की भर्ती से क्या मतलब है। यहाँ पर को एक तो गोरखों ने जो अपना अदम्य साहस इस युद्ध में दिखाया वीरता के साथ इसमें, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से, यानी कि अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हजारों की तादाद में सैनिक थे। यानी कि उन लोगों ने चारों तरफ से गोरखाओं को घेर लिया था, हजारों की सेना बल को लेकर वो आगे बढ़े थे और उन लोगों ने ठान ली थी कि गोरखाओं को का पूरी तरह से दमन कर देंगे। और जो गोरखा थे, मतलब गोरखा जो सैनिक थे, वो मात्र 600-700 के आसपास थे। अ, तो उनका जो सामना उन लोगों ने किया था गोरखाओं ने, कि जो 600 500 600 की जो टुकड़ी थी, सेनाओं की जो टुकड़ी थी, उन्होंने जो जिस वीरता के साथ एक साहस वहाँ पे को दिखाया, तो उसकी तारीफ किसने की है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी की है उनकी तारीफ, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ था कि एक जो संधि हुई थी, उस संधि में ये कहा गया था कि इस संधि के दौरान एक बात रखी गई थी यहाँ पर को, कि नेपाल सरकार क्या करेगी, ब्रिटिश रेजिमेंट का निर्माण करेगी, कहाँ पर को, काठमांडू पर, ठीक है। तो ये संधि के दौरान ये बात कही गई थी कि नेपाल सरकार एक ब्रिटिश रेजिमेंट काठमांडू पे रखना स्वीकार करेगी, ठीक है। और स्वीकार करा भी उन्होंने। और वहीं पर से फिर संधि के दौरान ये भी बात रखी गई कि अंग्रेजों ने क्या करा, इसी बात जब ये बात स्वीकार कर ली गई, तो अंग्रेजों ने गोरखा सैनिकों की जो बहादुर जो सैनिक थे,
मतलब गोरखा सैनिकों की बहादुरी से प्रभावित होकर फिर उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उन सैनिकों को भर्ती करना स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया जिसके बाद अंग्रेजों ने गोरखों को भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। तो ये संधि के दौरान ये बात रखी गई थी। लगभग 5,000 पुरुष 1815 में लगभग 5,000 पुरुष 1815 में अंग्रेजों की सेवा में पूर्व से ही प्रविष्ट हो गए थे, जिनमें से अधिकांशतः केवल गोरखा ही नहीं बल्कि कुमाऊनी और गढ़वाली भी थे। ये सभी समूह आपस में मिलकर गोरखा कहलाए। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली मिलाकर भी कुमाऊनी और गढ़वाली भी उस सेना में शामिल हुए और सभी को मिलाकर क्या कहा, गोरखा कहलाए। शीघ्र ही ये अंग्रेज सरकार की अंग्रेजी सेना की रीढ़ बन गई। ठीक है, गोरखा लड़ाकों की वीरता अनेक अवसरों पर दिखाई देती है और कलंगा का युद्ध उसमें से एक है। ठीक है, कलंगा का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है उत्तराखंड के इतिहास में। ठीक है, यह युद्ध गोरखा लड़ाकों के सच्चे धैर्य का प्रतीक है और रक्तपात और भीषण शत्रुता के होते हुए भी यह गोरखों और अंग्रेजों के मध्य एक कभी ना खत्म होने वाले समझौते के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गोरखों के बारे में अंग्रेजों का कथन है, यानी कि गोरखों के बारे में अंग्रेजों ने खुद ये कहा है कि ये लोकप्रिय हैं, यानी कि गोरखों के बारे में कह रहे हैं कि ये लोकप्रिय हैं, वे कभी भी युद्ध क्षेत्र से भागेंगे नहीं, मृत्यु से कभी भी भागेंगे नहीं। ये वे क्या हैं, निर्भय हैं। ठीक है, उन्होंने उनकी वीरता को देखकर, उनकी बहादुरी को देखकर ही उनकी जो सैनिक थे उनको अपनी सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया था और यही इसी वजह से कि ये क्या है, लोकप्रिय हैं, कभी युद्ध से भागेंगे नहीं, कभी मृत्यु से भी नहीं डरेंगे और वो क्या है, निर्भय हैं। ठीक है, तो ये बात अंग्रेजों द्वारा गोरखा सैनिकों के लिए कही गई थी 1803 में। उसी वर्ष जब गोरखों ने देहरादून पे अधिकार कर लिया। ठीक है, अब पीछे चली गई ये बात, यानी कि कहाँ से शुरू हुई ये कहानी, 1803 से स्टार्ट हुई। तो हुआ क्या था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कलंगा के युद्ध में। पेज नंबर है 271। ठीक है, तो उसमें कलंगा के युद्ध के बारे में यही सारी जानकारी दी गई है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो 1803 में उसी वर्ष जब गोरखों ने देहरादून पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, गोरखों ने कहाँ पर अधिकार किया, देहरादून तक अपना विस्तार कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विजय को निकटस्थ सहारनपुर तक पहुंचा दिया था, यानी कि इधर की तरफ से तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना विस्तार कर रही थी, उत्तर की तरफ को मतलब नेपाल की सीमा की तरफ को, और वहां से जो गोरखा लोग थे, नेपाल में जो गोरखा लोग थे वो देहरादून की तरफ को आ रहे थे, यानी कि दोनों की सीमाएं आपस में क्या कर रही थी, मिल रही थी। नेपाली और अंग्रेज दोनों अपने-अपने राज्यों को फैलाने के इच्छुक में थे। ठीक है? अंग्रेजों ने कहा कि यह प्रसिद्ध है, वे गोरखे कभी युद्ध से भागेंगे नहीं। ये शायद दोबारा छप गया है। तो नेपालियों व अंग्रेजों की सीमाएँ पास-पास थी, अतः दोनों शक्तियों में टकराव अपरिहार्य था। यानी कि दोनों की जो सीमाएँ थी वो आपस में मिल रही थी और इसी वजह से ये युद्ध हुआ था। ठीक है? 1814 तक भारत में अंग्रेजों को मराठों की शक्तियों से युद्ध में उलझना पड़ा था। गोरखाओं ने पहले उग्रता का प्रदर्शन किया और ब्रिटिश भारत में आक्रमणों की झड़ी लगा दी। यद्यपि दोनों पक्षों के मध्य शत्रुता एक दशक से भी अधिक चलती रही। दोनों के मध्य तनाव के परिणाम स्वरूप सीमा संबंधी कलह, व्यापार और युद्धरत रहने का महत्वाकांक्षी विस्तारवाद उत्पन्न हो रहा था। A. R. गिल का दृष्टिकोण है कि नेपालियों ने यहाँ तक कि 1800 से पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध प्रणाली अपना रखी थी। यह कहा जाता है कि 200 से भी ज्यादा गांवों पर और विस्तृत व लंबे मार्गों पर भी उन्होंने कब्जा जमा लिया था, कि इन्होंने गोरखाओं ने। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि गोरखाओं ने देहरादून तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। ठीक है, और जो अंग्रेजी अधिकारी थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सहारनपुर तक अपना विस्तार कर लिया था और दोनों क्या चाहती थी, अपना विस्तार फैलाना चाहती थी। अब इसी बात को लेकर उनमें झगड़ा चल रहा था, यानी कि कब से गोरखा जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बार बार परेशान कर रहे थे। और उस वक्त 1814 के टाइम पे जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका युद्ध किसके संग चल रहा था, उनकी युद्ध चल रहा था मराठाओं के साथ। इस वजह से वो लोग गोरखाओं की जो ये करतूत थी उनको नज़रअंदाज कर रहे थे। ठीक है, वो चाह रहे थे कि इनके संग शांति से बात करके बात का निपटारा हो जाए, लेकिन गोरखा ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, वो युद्ध करना चाह रहे थे। तो काफ़ी टाइम से परेशान करते। अभी आपको लिखा है ना 200 गाँव, तो 200 गाँव के बारे में मैं आपको पहले भी जो ये हमने कलंगा का युद्ध पढ़ा था उसमें बताया था कि ये 200 गाँव कौन-कौन से थे। ये थे गोरखपुर में स्थित जो बुटवल प्रांत था, उसके अंतर्गत ये 200 गाँव आते थे। ठीक है, तो मैंने आपको जब हम अंग्रेजों के साथ युद्ध पढ़ रहे थे, अंग्रेजों के साथ युद्ध वाला जो एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको पूरी स्टोरी इसकी बताई है। इसमें एक बुटवल का परगना था, पालिया के राजा का एक परगना था, तो उस पूरी मैंने स्टोरी उसमें आप लोगों को बताई हुई है, तो वहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो बुक में भी पेज नंबर 265 पेज में ये दिया गया है अंग्रेजों के साथ युद्ध। ठीक है, तो ये आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बुटवल जो प्रांत है वो अभी तो नेपाल में है। नेपाल में कहाँ पर को है, एक गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है, लुम्बिनी, वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण की तरफ दक्षिण पश्चिम की तरफ एक
क्षेत्र है, तो वहाँ पर को स्थित है बुटवल, ठीक है? तो अभी तो ये नेपाल में ही आता है। तो उस वक़्त इन्हीं 200 गाँवों पर क्या कर लिया था इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था, जिस जिस वज़ह से जो अंग्रेज़ी शासन प्रशासन था वो काफ़ी परेशान हो गया था, ठीक है? तो इसी वज़ह से यही एक वज़ह थी जो जिसकी वज़ह से इनके बीच में युद्ध हुआ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? भारत से उसकी सीमा करीब 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे है। बुटवल की और भारत की जो सीमा है वो उनके बीच में 25 से 30 किलोमीटर का फासला है, ठीक है? जिसे मतलब सड़क के ज़रिए आसानी से उस जगह पे जाया जा सकता है, ठीक है? भारत से वहाँ पे नेपाल की तरफ जाया जा सकता है, ठीक है? तो यह कहा जाता है कि 200 से भी ज़्यादा गाँवों पर और विस्तृत व लंबे मार्गों पर भी उन्होंने कब्ज़ा जमा लिया था और बार-बार अपनी बात रखने व कंपनी व नेपाली दरबार के बीच वार्ताओं के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पाया। गोरखा लोगों को ऐसा लगा कि अंग्रेजों की तरफ से इस विषय पर निष्क्रियता के कारण यह है कि वो हमसे डर रहे हैं, ठीक है? तो बार-बार जो अंग्रेज थे वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि बात करके हम इस बात का निपटारा कर लेते हैं, लेकिन गोरखा लोग नहीं मान रहे थे। उन्होंने काफ़ी उपद्रव मचा दिए थे। बार-बार वहाँ पे आक्रमण कर रहे थे। तो वो लोग ये सोचे थे कि अंग्रेज कोई वहाँ से कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेज जो हैं वो हमसे डर रहे हैं और इस प्रकार और अधिक साहसी और दबंग होते गए, ठीक है? जब अंग्रेज़ों की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो वो और ज़्यादा साहसी और दबंग होते गए। परिस्थितियाँ स्पष्टतः बताती हैं कि युद्ध युद्ध तो होना ही था। मई 1814 में गोरखाओं ने 3 पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किया और 118 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। ठीक है? अब युद्ध यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है कि क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, तो उन्हें लगा कि वो डर गए। तो इस बात से काफ़ी साहसी और दबंग हो गए, तो उन्होंने और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। अब 1814 में क्या हुआ कि उन्होंने 3 पुलिस स्टेशन पे आक्रमण किया और 118 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। लेकिन सर्वविदित अंतिम आक्रामक कार्रवाई तब दिखाई दी जब अंग्रेजी पुलिस स्टेशन पर गोरखपुर में हमला करके एक अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी गई और एक प्रयास अंग्रेजी फौज को नष्ट करने के लिए किया गया। इसी क्रम में पेयजल के कई कुओं में जहर भी घोल दिया। ठीक है? किसकी करतूत थी? ये गोरखाओं की करतूत थी। लॉर्ड मोरिया और फिर मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स ने उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद अब फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करा, युद्ध का ऐलान कर दिया कि अब युद्ध होगा। क्योंकि गोरखा युद्ध करना चाह रहे हैं, तो हम भी अब उनको युद्ध से ही इस बात का जवाब देंगे। अब ये जो नाम है, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करे, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो इतिहास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं, बैटल्स होते हैं, उनसे संबंधित जो नाम हैं, उनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड लॉर्ड मौर्य और मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स, ये एक पदवी है जो इनको प्राप्त हुई थी, ठीक है? उसने गोरखाओं पे 4 दिशाओं से आक्रमण की योजना बनाई, जैसे कि अपेक्षा की गई थी, ठीक है? चारों तरफ से उनको घेर लिया था। गोरखा वीर छोटे-छोटे इन पहाड़ियों के असाधारण साहस का प्रदर्शन किया और बहुत मजबूत प्रतिरोध किया। मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के अमीरों की एक पदवी थी, जिसका गठन 6 दिसंबर 1816 को द्वितीय अर्ल ऑफ मोइरा यॉर्कशायर फ्रांसीसी रॉडन हेस्टिंग्स के लिए किया गया था। यानी कि फ्रांसीसी रॉडन हेस्टिंग्स को ये पदवी दी गई थी। कौन-सी? मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स की, ठीक है? तो यहाँ पे को दिया गया है ना कि गोरखाओं पर चारों दिशाओं से आक्रमण की योजना बनाई गई। अब ये 4 दिशाएँ कौन-कौन सी थी, मैं पहले भी इस एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जस्ट इससे पहले की वीडियो में। तो ये 4 दिशाओं में कौन-कौन थे, कौन-कौन नियुक्त किए गए थे, उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। वैसे इस पे एक वीडियो बना दी गई है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ये 4 थे: मेजर जनरल मार्ले, ठीक है? मेजर जनरल मार्ले, मेजर जनरल जे.एस. वुड, मेजर जनरल जेलेप्सी और मेजर जनरल ऑक्टर लूनी। तो इन चारों के नेतृत्व में गोरखाओं को घेर लिया गया था। अब एक जो जनरल था, यानी कि एक जनरल के पास कितने सैनिक थे, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेजर जनरल मार्ले थे, उनको उनके साथ 1000 सैनिक नियुक्त किए गए थे, ठीक है? और 1000 सैनिकों के साथ उन्होंने राजधानी काठमांडू पर हमला करने का आदेश दिया गया, ठीक है? उनको क्या आदेश दिया गया? 1000 सैनिकों के संग नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर को हमला करने का आदेश दिया गया 1000 सैनिकों के साथ, ठीक है? नंबर को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मेजर जनरल जे.एस. वुड जो थे, उनके साथ 4000 सैनिक नियुक्त किए गए थे गोरखपुर पे हमला करने के लिए, ठीक है? और मेजर जनरल जिलेप्सी हैं, कहीं पर को जिलेप्सी आपको लिखा मिलेगा, कहीं पर को गिलेप्सी लिखा मिलेगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो मेजर जनरल जिलेप्सी, जिनके अधीन 3500 सैनिकों को देहरादून में तैनात किया गया था। अब मेजर जनरल ऑक्टर लोनी और इनके संग 6000 सैनिकों को गोरखा राज्य के एकदम पश्चिमी वाले भाग में तैनात किया गया था, ठीक है? तो आप यहाँ पर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हज़ारों की तादाद में सैनिक थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इसके विपरीत गोरखाओं के पास कुछ 100 सैनिक थे। अलग-अलग टुकड़ियों में कुछ 100 सैनिकों के साथ चल रहे थे, यानी कि अ,
जो अंग्रेजी जो अधिकारी थे उनके पास तो हजारों की तादाद में सैनिक थे, और जो गोरखा थे उनके पास कुछ 100 सैनिक थे, जैसे 500-600 से ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद भी इन्होंने पूरी निडरता के संग और पूरी बहादुरी के संग अंग्रेजों का सामना किया, तो ठीक है। इसीलिए ये जो युद्ध है बहुत ज़्यादा जाना जाता है इतिहास के पन्नों में। अब चारों तरफ से घेरने की इन लोगों ने तैयारी कर ली थी, ठीक है। जो नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं उनके अनुसार आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। युद्ध की औपचारिक घोषणा लखनऊ में पहली बार 1814 को की गई, जहां अंग्रेजी बड़ी टुकड़ियों को उनके स्थानों से आगे बढ़ाया गया, ठीक है। चार जो मैंने आपको चार नाम बताए हैं उन्हीं के बारे में बात की गई है कि लखनऊ में पहली बार नवंबर 1814 को ही, जहां चार अंग्रेजी बड़ी टुकड़ियों को, जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई है, जिन मेजर जनरल्स की और उनके संग जो सैनिक नियुक्त किए गए थे हजारों की तादाद में, उन्हीं की बात ये की जा रही है, ठीक है। टुकड़ियों को उनके स्थानों से आगे बढ़ाया गया, ठीक है, ताकि पूरे मार्ग पर गंभीरतापूर्वक जांचें की जा सकी। अंग्रेजों की मुख्य सैनिक अंग्रेजों की मुख्य सैनिक टुकड़ियों का नेतृत्व गोरखपुर और दीनापुर से संचालित हो रहा था, यानी कि इनका जो मुख्य जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था, गोरखपुर में था। अक्टूबर 1814 में मेजर जनरल सर डेविड ऑक्टोलोनी के अधीन एक टुकड़ी ने लुधियाना से धीमी गति से आगे बढ़ना शुरू किया। यह टुकड़ी सिरपुर और शिमला की पहाड़ियों से होते हुए अमर सिंह थापा, जो गढ़वाल व आसपास के इलाकों का सैनिक गवर्नर था, के विरुद्ध आगे बढ़ रही थी, ठीक है। अब ये जो ऑक्टोलोनी की जो टुकड़ी थी वो कहाँ जा रही थी, अमर सिंह थापा की तरफ को बढ़ रही थी, ठीक है। ये क्षेत्र पूर्व में ही गोरखाओं ने अपने कब्जे में कर लिए थे। ऑक्टोलोनी राजनीतिक व सैनिक दोनों दृष्टिकोणों से सर्वाधिक बुद्धिमान अधिकारी था और भारत में हमेशा के लिए सेवा करने हेतु नियुक्त किया गया था। साथ ही मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो गैलेप्सी, जिनका मुख्यालय सहारनपुर में था, को निर्देश दिए गए कि वह दून घाटी में घुसकर वहां की किलेबंदी को ध्वस्त करें, या फिर तो जौनसर की ओर आगे बढ़ें और ऑक्टोलोनी की सहायता करें, या पश्चिम की ओर बढ़कर नाहन पर कब्जा करें और रणजोर सिंह थापा को संगठित करते हुए गोरखा सेनाओं को अलग कर दें, ठीक है। तो ये कुछ रणनीति उन लोगों ने बनाई। क्या करना है कि जो वहां पर यानी कि गोरखाओं की तरफ से सैनिकों के नेतृत्व कर रहे हैं उनको किस तरीके से घेरना है, इस तरीके की रणनीति बनाई गई थी। गिलेप्सी ने कर्नल मोबाई के अधीन 2 टुकड़ियां भेजी, जो 24 अक्टूबर 1814 को दून में प्रविष्ट हुई। स्थिति कब 24 अक्टूबर 1814 की बात हो रही है, ठीक है। स्थिति की प्रतिकूलता को देखते हुए बलभद्र सिंह कुंवर, ठीक है, इस नाम को इम्पोर्टेंट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो प्रतिकूलता को देखते हुए बलभद्र सिंह कुंवर, जो क्षेत्र में एक छोटी गोरखा सैनिक का नेतृत्व कर रहा था, ने महसूस किया कि वह देहरादून को नहीं बचा सकेगा और कलंगा की पहाड़ी किले की शरण लेते हुए देहरादून से अपना अधिकार वापस ले लिया, ठीक है। अब वो क्या करा, उसने देहरादून छोड़ दिया और कहाँ चले गए, कलंगा की में जो एक पहाड़ी किला था उसमें उन्होंने शरण ले ली। किले की कठिन भौगोलिक स्थिति, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरी हुई थी, बिल्कुल दुर्गम थी, ठीक है। बलभद्र सिंह निश्चिंत था वह इस स्थिति से सुदृढ़ प्रतिरोध कर सकेगा, क्योंकि पहाड़ी लोग ऐसी भौगोलिक परिस्थिति के लिए अधिक अनुकूल हैं और इसके विरुद्ध संख्या बल पर कोई अधिक महत्व नहीं दिया गया। यानी कि जब वो कलंगा की पहाड़ियों पे जाकर उसने अपना स्थान बनाया वहाँ रहने का, तो वो क्या था, बहुत दुर्गम क्षेत्र था। तो उसने मतलब वो एक कुशल रणनीतिकार था, तो उसने उसी के हिसाब से रणनीति बनाई थी कि यहाँ पर को अंग्रेजी जो सेना है वो आसानी से यहाँ पर को नहीं पहुँच सकती और हम पे आसानी से हमला नहीं कर सकती है। तो वहाँ पर को हम लोग सुरक्षित हैं, कम सैनिक होने के बावजूद भी हम उनका सामना आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात कही जा रही है यहाँ पर को, ठीक है। तो युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व बलभद्र सिंह को एक पत्र भेजा गया, ठीक है। अब जब वो देहरादून छोड़कर कलंगा के किले पर चला गया तो उसको एक पत्र दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करें और अंग्रेजी कमांडर से मिल जाए, ठीक है। तो ये उसको पत्र दिया गया। आत्मसमर्पण के लिए बुलाए जाने पर बलभद्र ने पत्र फाड़ दिया और टिप्पणी की कि वह पत्रों को इतनी देर शाम के समय में स्वीकार नहीं करता, ठीक है। तो उसने अंग्रेजों द्वारा जो उसको प्रस्ताव दिया गया था उसको नकार दिया, उसने आत्मसमर्पण के लिए बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है। और उसने क्या कह दिया कि मैं इतनी देर शाम को पत्र स्वीकार नहीं करता हूँ, ये उसने कह दिया। तो इस बात से क्या हुआ कि जो कर्नल मोबाई था वो बड़ा झल्लाया और उसने इस उत्तर से इतना क्रुद्ध हुआ कि तुरंत उसने किले पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इसकी सेना गोरखा सेना से संख्या में बहुत बड़ी थी, ठीक है। अब जो कर्नल मोबाई था, इसकी सेना बलभद्र की सेना से बहुत ज्यादा तादाद में इसके पास सेना थी। कलंगा में अंग्रेजों के 4000 सैनिकों के विरुद्ध 600 सुरक्षा में तैनात थे।
ठीक है। तथा ब्रिटिश सैनिकों की बंदूकें भी उनके विरुद्ध थी, यानी कि जो ब्रिटिश सैनिक थे उनके पास आधुनिक हथियार थे, तोपें थी, गोले बारूद थे, बंदूकें थी, लेकिन उनके पास छुरी, तलवार, धनुष, बाण बस यही थे। ठीक है। 29 अक्टूबर को 10 बंदूकों के साथ गोलियों की वर्षा शुरू कर दी गई और आगे बढ़ने वाली टुकड़ियां हमले के लिए एकत्रित होने लगी, लेकिन अंग्रेजों का हमला गोरखों के अदम्य साहस के आगे असफल रहा। ब्रिटिश सेना शीघ्र ही निर्धारित लक्ष्यों को छोड़कर देहरादून लौट आ गई। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, यह सूचना तब गिलेप्सी को भेजी गई, जो अतिरिक्त सैनिक कुमुक को लेकर 30 अक्टूबर को चला और सारी कार्यवाही की कमान उनके पास थी। अंग्रेजी सेना ने तय किया कि आक्रमण अगले 31 अक्टूबर को किया जाएगा। हमलावर दल को 4 हिस्सों में विभाजित किया गया। यह योजना बनाई गई कि ये टुकड़ियां एक निश्चित संकेत पर एक निश्चित स्थान पर मिलेंगी और गोरखियालियों के ऊपर तूफान बनकर टूट पड़ेंगी, लेकिन गिलेप्सी अधीर हो गया और उसने समय से पूर्व ही संकेत दे दिया। पहली टुकड़ी का नेतृत्व कर्नल कारपेंटर द्वारा किया जा रहा था और आरक्षित टुकड़ी का नेतृत्व मेजर लुडलो के पास था, जो भारी फायरिंग किले के ऊपरी हिस्से पर करते हुए आगे बढ़े, और इससे पहले कि वे इस पर चढ़ पाए तो उन्हें याद आया कि हाँ, वे सीढ़ियाँ लाना भूल गए हैं। सर्वाधिक बुरा समय अभी आने वाला था, क्योंकि अन्य 3 टुकड़ियां गिलेप्सी की अत्यधिक गलत व जल्दबाज निर्णय के कारण निष्क्रिय बैठी थी। अंग्रेजों की पहली और आरक्षित टुकड़ी गोरखाओं की शक्ति और आक्रामकता का सामना नहीं कर पाई और इसीलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। यहाँ तक कि साहसी गोरखाओं की महिलाओं ने भी, ठीक है, यहाँ तक कि साहसी गोरखाओं की महिलाओं को भी उनकी सेना में शामिल कर लिया गया और उन्होंने क्या करा, किले के ऊपर से बड़े-बड़े पत्थर हमलावर सेना पर लुढ़काए। अंग्रेजों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा और उनमें से एक वीरतम अधिकारी एनसाइन एलिस कार्रवाई में मारा गया। तो इसका नाम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिलेप्सी ने कलंगा पर कब्जा करने के लिए एक और जोरदार शक्तिशाली हमला किया, लेकिन यह वीर सेनापति युद्ध में मारा गया, यानी कि गिलेप्सी की भी यहाँ पर को अब मृत्यु हो गई। एक गोली उनके दिल को छेद कर निकल गई और उसने एक नायक के जीवन का अंत कर दिया। यानी कि अंग्रेजी जो सेना थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिकारी था, वो इस युद्ध में मारा गया। ठीक है। और अंत कर दिया। जिसने अंग्रेजी सेना में हमेशा अपनी सेवाएं दी थी, उनका सिविल सहायक लेफ्टिनेंट ओहार भी उसके बगल में मारा गया। अंग्रेज सेना गोरखियाली की असाधारण वीरता से कमजोर पड़ गई। सैनिक कमान अब कर्नल मोबाई के हाथों में आ गई, जिसने देहरादून लौटकर और अधिक कुमुक की प्रतीक्षा की। ठीक है। देहरादून लौटा और ज्यादा सैनिकों को लेकर वो वहां से निकला। उक्त कार्यवाही में 5 अधिकारियों ने अपना जीवन खो दिया, 15 घायल हो गए, जिनमें से 7 बाद में मृत्यु की गाल में समा गए। 27 गैर कमीशन अधिकारी व सैनिक मारे गए और 213 घायल हो गए। अंग्रेजों ने लगभग 1 महीने प्रतीक्षा की और जब तक कि एक पूरी ट्रेन 24 नवंबर को दिल्ली से आकर नहीं पहुंच गई, उसने उनके गिरते हुए मनोबल को किंचित उठाया। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने फाइनली क्या करा, एक दिल्ली से एक ट्रेन आने वाली थी, जिसमें क्या आने वाला था, काफी कुछ गोला बारूद आने वाला था। ठीक है। तो जब तक वो पहुंची नहीं, तब तक उनका मनोबल वापस आया नहीं। 26 नवंबर को प्रातः किले पर भारी तौर पर गोलीबारी बरसाई गई, यानी कि फाइनली वो ट्रेन आ गई और गोला बारूद उन पे बरसाई गई। 18 पाउंडर या 8.17 किलोग्राम की गोलों को बैटरी के द्वारा किले से 300 गज या 274.32 किलोमीटर दूरी से फेंका गया। इस आक्रमण ने किले में दरारें उत्पन्न कर दी। ठीक है। जो ये गोला फेंका गया था उसकी वजह से क्या हुआ था, किले में दरारें उत्पन्न हो गई। 18 पाउंड वाले गोले फेंकने वाली तोप अंग्रेजी सेना ने 19वीं शताब्दी के दौरान प्रयोग की थी। अंतिम हमला 27 नवंबर को हुआ। इसका नेतृत्व मेजर इंग्लेबी, जो कि 53वीं रेजिमेंट के थे, ने किया। अंग्रेज फिर असफल रहे और वीर गोरखा यद्यपि बुरी तरह से संख्या में कम हो गए, यानी कि इस वजह से वीर गोरखाओं को नुकसान बहुत हुआ, यानी कि उनके सैनिक बहुत कम हो गए, लेकिन उनका मनोबल टूटा नहीं वहां पर को, लेकिन अभी भी खूंखार बने हुए थे। AR गिल के अनुसार कैप्टन कैंपबेल, लेफ्टिनेंट वॉक्सफोर्ड, लेफ्टिनेंट कनिंघम, लेफ्टिनेंट हैरिंगटन और 33 गैर कमीशन अधिकारी कार्यवाही में काल कलवित हो गए, यानी कि उसके बाद भी सैनिकों की संख्या कम हो गई, गोरखा सैनिकों की संख्या कम हो गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट जो अधिकारी थे उनको काल कलवित कर दिया। इस युद्ध में 7 अधिकारी, 635 नॉन कमीशन अधिकारी और सैनिक घायल और गायब हो गए। अंग्रेजों ने कई प्रयास किए, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। ईडी स्मिथ के कथानुसार सहायता करती हुई अपनी महिलाओं के साथ मिसाइलों, गोलियों, तीरों और पत्थरों की बरसात करते हुए हमलावरों को पीछे धकेल दिया। किन्होंने, गोरखाओं ने। इस समय तक भोजन और पानी किले के अंदर निरंतर कम होता जा रहा था और बलभद्र भी निराशा के चुंगल में फंस गए थे, यानी कि अब तक उनको भी एहसास हो गया था कि अब हमारे पास बहुत कम संख्या बची हुई है, अब खाना और पानी अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग
युद्ध नहीं कर पाएंगे। किले के अंदर रह रहे लोग अब पानी के लिए केवल एक स्रोत पर निर्भर थे, जिसके लिए भी किले की दीवारों से दूरी तय करनी पड़ती थी। अंग्रेजों ने तुरंत जल आपूर्ति रोक दी। अगले दिन ताजा हमला भारी फायरिंग के साथ किया गया और बड़ा नुकसान किया, क्योंकि गढ़ में सेना आरक्षित स्थिति में पहुंच गई थी और उनकी रक्षा व्यवस्थाएं बदतर स्थिति में पहुंच गई थी। 30 नवंबर की रात्रि में यहाँ तक कि जल आपूर्ति भी काट दी गई थी। वीर बलभद्र ने क्या नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया। ठीक है, आत्मसमर्पण की जो पेशकश थी उसको ठुकरा दिया और 70 व्यक्तियों के साथ, अर्थात बचे खुचे व्यक्तियों के साथ कलंगा को खाली कर दिया। किले पर कब्जा करना कठिन था। ठीक है, कि किसने कहा, ये किसके शब्द हैं, वीर बलभद्र सिंह के शब्द हैं, जब वो किले को छोड़ रहे थे। ठीक है, बहुत भारी मन से उन्होंने उस किले को छोड़ा था और उन्होंने क्या कहा कि किले पर कब्जा करना कठिन था, लेकिन अब मैं अपनी समझ से इसे छोड़ रहा हूँ। अपने अंतिम 70 आदमियों के साथ वह बहादुर सेनापति 1 दिसंबर की रात्रि अपनी प्रियतम कलिंगा से दूर निकल गया। जब अंग्रेजों ने उस स्थान पर प्रवेश किया तो उन्हें कुछ मृत व बुरी तरह से घायल शरीरों के अलावा कुछ नहीं मिला। उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ठीक है, गोरखाओं ने चौकियों की श्रृंखलाओं के माध्यम से अवरोध पैदा करने हेतु उनके रास्ते काट दिए और पास पड़ोस के पहाड़ों में शरण ली। 70 व्यक्तियों जो किले से बच निकले थे, उनसे 300 अन्य भी मिल गए। वे पास पड़ोस में से किले के रास्ते के लिए मंडरा रहे थे। मेजर लुडलो को 400 सैनिकों की टुकड़ियों के साथ उनके पीछे भेजा गया। वह उन्हें तितर-बितर करने में सफल हुआ और रात्रि में उनके शिविर पर हमला करके 50 गुरखा मार डाले। इस अभियान में अंग्रेजों को बहुत कम नुकसान हुआ। गोरखाओं के तो 50 सैनिक मारे गए, लेकिन अंग्रेजों को बहुत कम नुकसान हुआ। उसमें जीवन हानि भी नहीं के बराबर हुई। केवल 2 अधिकारी और 15 सैनिक घायल हुए। बचे हुए गोरखाली सिखों से मिल गए। ठीक है, उसके बाद जब ये कलिंगा से निकल गए और चले गए वहां से, तो फिर उसके बाद जो वीर बलभद्र सिंह कुंवर थे और उनके साथ जो सैनिक थे, वो कहाँ मिल गए, सिखों के साथ मिल गए। ठीक है, सिखों की सेना में शामिल हो गए। ए आर गिल ए आर गिल के विचार हैं कि सैनिक बलभद्र पंजाब पंजाब के शेर राजा रणजीत सिंह के अधीन सेवा में लग गया। ठीक है, अब जो बलभद्र सिंह थे, वो क्या हुए, कलिंगा से निकलने के बाद वे अपने सैनिकों को लेकर कहाँ चले गए, पंजाब में शामिल हो गए। यानी कि पंजाब के जो शेर कहे जाते हैं राजा रंजीत सिंह, तो उनके अधीन सेवा में लग गए। रंजीत सिंह की सेना के अफगानों के साथ युद्ध में वीर गोरखा सेनापति और वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो 1823 में एक युद्ध हुआ था। कौन सा एक युद्ध हुआ था, नौशेरा युद्ध। अ, वो सिखों का युद्ध हुआ था अफ़गानों के साथ, अफ़गानी सेना के साथ हुआ था। ठीक है, तो 1823 में हुआ था। तो उसके दौरान 1823 में जो नौसेरा युद्ध हुआ था, उसके दौरान फिर बलभद्र सिंह और उनके जो सैनिक थे, जो उनके संग जो सैनिक थे, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने बलभद्र सिंह और गोरखियालियों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता के लिए 2 मध्य आकार के स्मारक स्तंभ रसपना घाटी के तट पर कलंगा के सामने अगल-बगल स्थापित किए। एक सर रॉबर्ट रोलो गिलेप्सी की है, वह उनके साथ मारे गए अन्य सैनिकों के पवित्र स्मारक के रूप में, तथा दूसरा है वो वीर गोरखा बलभद्र सिंह कुंवर और उनके साथियों के सम्मान में है। ठीक है, संभवतः यह पूरे विश्व का एकमात्र उदाहरण होगा जहाँ शत्रु पक्ष की वीरता को इस प्रकार श्रद्धांजलि दी गई हो। GRC विलियम का कथन है कि कलंगा का दुर्ग इस प्रकार पूर्ण रूप से जमीन में मिला दिया गया है कि यहाँ पर किसी ऐसे ढांचे का नामो निशान तक नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हमने बातें पढ़ी किसके बारे में, वीर कलंगा के युद्ध के बारे में पढ़ी, और कलंगा के जो वीर योद्धा था, कौन था, बलभद्र कुंवर, बलभद्र सिंह कुंवर था, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कलंगा के युद्ध के जो परिणाम हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जेम्स बैली इरेजर, जिसका कार्यकाल था 1783 से लेकर 1856, द्वारा दिए गए विवरणानुसार गोरखा सैनिकों द्वारा प्रदर्शित वीरता अविश्वसनीय थी। बैली स्कॉटलैंड का निवासी यात्रा वृत्तांत लेखक और कलाकार था। ठीक है, ये जेम्स बैली इरेजर, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। ये कौन था, स्कॉटलैंड का निवासी था और यात्रा वृत्तांत लेखक और कलाकार था। 1815 में उसने अपने भाई विलियम बैली फ्रेजर के साथ 1814-15 के अंग्रेजी नेपाली युद्ध में एक राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में भाग लिया था। उसका भाई युद्ध में गढ़वाल और पहाड़ियों में एक अभियान में सम्मिलित था। विलियम एक ऐसा व्यक्ति था जो बाहरी था और पैदल शेर का शिकार पर निकलता था। जेम्स लिखता है, युद्ध के दौरान गोरखाओं ने महानतम वीरता, जिंदादिली और सद्भावना अंग्रेज घायलों और कैदियों के प्रति प्रदर्शित की। जो आत्मविश्वास उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों में दिखाया वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय था। उन्होंने शल्य चिकित्सा की मांग की और उसे प्राप्त किया। एक अवसर एक अवसर पर इस विषय में एकल व रोचक दृश्य उपस्थित कर दिया। जब बैटरियां चल रही थी, तो एक व्यक्ति ने नियमों उल्लंघन करते हुए माना कि वह आगे बढ़ता हुआ अपने
हाथ हिला रहा है। ठीक है, बंदूकें कुछ देर के लिए रुक गई। वह व्यक्ति बैटरियों के बीच में आया क्योंकि वह स्वयं को गोरखा होना सिद्ध करना चाहता था। उसका निचला जबड़ा तोप की मार से घायल था और वह खुले रूप में अपने शत्रु से सहायता मांगने लगा। उसे अस्पताल में भर्ती कर उसकी चिकित्सा की गई और जब वह चिकित्सालय से अवमुक्त हुआ तो उसने अपनी सेना में जाकर हमसे पुनः युद्ध करने की इच्छा जताई। ठीक है, इस प्रकार उसने उदारता के मूल्य का, सुदृढ़ संवेदना का, युद्ध में उदारता के सम्मान का, अपने देश के प्रति कर्तव्य अपने मस्तिष्क में निजी और राष्ट्रीय संवेदनाओं के एक दूसरे से पृथक्करण का, उसके हमारे देश के लोगों में खुले विश्वास का, अपने कर्तव्य पालन का जिसकी उसने शपथ खाई थी, और हमारे विरुद्ध सामूहिक युद्ध करने की इच्छा का प्रदर्शन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह रावत सेनानिवृत्त का निष्कर्ष है कि प्रसिद्ध कालापानी के युद्ध के दौरान कलंगा फोर्ट के कप्तान बलभद्र सिंह पर जीवित सैनिकों सहित हार मानने का दबाव डाला गया। यद्यपि इन वीर योद्धाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की, तथापि बच्चों और महिलाओं सहित शहीदों की वीरता तथा घायल और विकलांग कलंगा के वीर योद्धाओं की गाथा को कालक्रम से अभिलिखित नहीं किया गया। उन युद्धरत लोगों जिन्हें हमले के बाद पीछे रुके रहने के लिए बाध्य किया गया, एक बड़ी संख्या कुमाऊं व गढ़वाल के पर्वतीय भूभाग के राजपूतों की थी। वे पुनः कहते हैं कि उत्तराखंड के दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों से राजपूत सैनिकों को गोरखा सेना में भर्ती किया जाता था, क्योंकि वे अंग्रेजों से मुठभेड़ में निपुण थे और उन दिनों नेपाल से मृत व घायल सैनिकों के बदले अन्य सैनिकों की कुमुक भेजने की प्रणाली विकसित नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी सहभागिता गुमनामी के अंधेरे में धकेल दी गई और उनकी वीरता भी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाई। ठीक है, तो कुमाऊं और गढ़वाल के वीर जो सैनिक थे उनके बारे में ये बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल के योद्धाओं के योगदान को श्रेय दिए जाने के संदर्भ में समर्पित गोरखा सेनाओं के विश्लेषण से ज्ञात किया जा सकता है कि उनकी भर्ती कैप्टन फ्रेडरिक यंग के द्वारा शिवालिक पर्वतों के दक्षिणी क्षेत्रों और पंजाब के हमलावरों से दून घाटी को बचाने के लिए सैनिक बलों के गठन के लिए की गई थी। इन लड़ाकों को रुड़की में प्रशिक्षित किया गया और इनमें गोरखा के अलावा उत्तराखंड के राजपूत भी थे। ठीक है, इस पुनर्गठन में बलपूर्व कैदी सम्मिलित थे, जो 5 गोरखा की प्रथम बटालियन के सदस्यों के रूप में मुख्य आधार थे। गढ़वाल और कुमाऊं के जवानों के गोरखा बटालियनों में नामांकन के लिए अंग्रेजी अधिकारियों के दलों में योगदान देने हेतु मैदानी क्षेत्रों की ओर से सेबोटाबाद को अपना रास्ता बनाया। गढ़वालियों व कुमाऊनियों के कई नाम 5 गोरखा रेजिमेंट के इतिहास में दर्ज हैं। ऐसे उल्लेखनीय सैनिकों में से एक नाम 5 गोरखा के ऑन ऑनरेरी कैप्टन बलभद्र सिंह नेगी का आता है। वे गढ़वाल के सतपुली के निकट हेड़ाखोली गांव से संबंधित हैं। ठीक है, बलभद्र सिंह नेगी का नाम आता है। उनका एक सपना था। ठीक है, उनका एक सपना था कि चूंकि गढ़वाल और कुमाऊं के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने के लिए एटो एबोटाबाद जाना एक कठिन कार्य था, अतः इस हेतु गढ़वाल में भर्ती के लिए एक रेजिमेंटल केंद्र होना चाहिए। उनका यह स्वप्न अंततः सच हुआ। किसकी बात हो रही है? बलभद्र सिंह नेगी की। गोरखों और अंग्रेजों की सेना के बीच युद्ध ने इतिहास रच दिया। गोरखों को युद्ध में हार मिली, लेकिन अपने सैनिक गुणों और पराक्रम के चलते अंग्रेजों ने उनकी वीरता को सम्मान प्रदान किया। नेपाल युद्ध के फलस्वरूप कई अपनी सेना से छिन्न भिन्न हुए गोरखा सैनिकों को अंग्रेजों के द्वारा सेवा में रख लिया गया और 68वीं देसी इन्फेंट्री में समायोजित किया गया। दोनों के बीच मित्रता का नया युग प्रारंभ हुआ और उनका सहकार समय की प्रतीक्षा में खरा उतरा। अंग्रेज लोग गोरखाओं से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पृथक से एक गोरखा रेजिमेंट का गठन का निर्णय लिया। ईडी स्मिथ जिन्होंने गोरखाओं के साथ 36 वर्षों तक सेवा की तथा जॉनी गोरखा पुस्तक का लेखन किया, वो कहते हैं, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि लोग जो पहाड़ों से उतर कर नीचे आए थे और जिनके द्वारा जॉन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपनी सेवाएं दी, उनमें ऐसे गुण थे कि उन्होंने शीघ्र ही सैनिकों के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। प्रथम स्थानीय बटालियनों की उपाधियां कई बार बदली गई, लेकिन प्रथम किंग जॉर्ज पंजम की निजी गोरखा राइफल्स, द्वितीय किंग एडवर्ड सप्तम की निजी गोरखा राइफल्स और तृतीय रानी अलेक्जेंडर की निजी गोरखा राइफल्स ने अपने मूल कोर के रूप में स्थान प्राप्त किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा ग्रहण की। वे आगे कहते हैं कि यह आश्चर्यजनक है कि इतनी लंबी और स्थायी मैत्री के मूल में
कलंगा का छोटा लेकिन खूनी युद्ध था। यह एक छोटा-सा बीज था जिनमें से नियमित गोरखा बटालियन के रूप में एक विशाल वृक्ष उगा जिसने 1947 तक ब्रिटिश इंडिया सेना के रूप में सेवाएँ दी तथा उनमें से कुछ को बाद में अंग्रेजी सेना में गोरखा ब्रिगेड के गठन में सम्मिलित किया गया। युद्ध में अंग्रेजों को उच्च स्थलीय निवासियों के विषय में इतना सिखा दिया गया कि उसके बाद नेपाल के किसी भी भाग को भारतीय राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार सम्मान व आकर्षण एक तरफा नहीं थे। गोरखाओं की निष्ठा एवं वास्तविकता है जिसे तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता। अंग्रेजी सेना के प्रति उनकी वफादारी अभूतपूर्व थी। गोरखा इतने कर्तव्यपरायण थे कि एक हथियार को लापरवाही से खो देना एक भयानक अपमानजनक की बात मानी जाती थी। एक रेजिमेंट में तो एक आदिवासी द्वारा एक हवलदार सार्जेंट की राइफल कार्रवाई के दौरान छीन लिए जाने पर वह हवलदार फांसी पर लटक गया। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, जैसे 1940 में एक युवा राइफलमैन छाती पर गोली लग जाने से घायल हो गया था। मरते समय एक ब्रिटिश अधिकारी की बाहों में झूलते मौत के दरवाजे पर पहुंचते भी उसने गर्व से कहा कि मेरी राइफल अभी भी मेरे पास है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हम लोगों ने इसके अंतर्गत पढ़ी हैं। किसके बारे में? गोरखाओं के बारे में और गोरखाओं के वीर सैनिकों के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें जानी हैं जो इसके अंतर्गत दी गई हैं। और वीर बहादुर बलभद्र सिंह कुंवर के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर से नोट कर लिए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे परिशिष्ट 3 पढ़ेंगे और परिशिष्ट 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मूरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा और नेपाल युद्ध पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।